नमस्कार दोस्तों, हमारी चल रही है दिल्ली सल्तनत की सीरीज, जहां आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश तुगलक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली वीडियो में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। वहीं गुलाम वंश का जो कार्यकाल रहता है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहता है। वहीं इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं और उसके बाद गुलाम वंश के जो अंतिम शासक क्यूमर्स होते हैं उसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कर दी जाती है और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है जो कि 1290 में होती है और इसका शासनकाल 1320 तक 30 वर्षों तक चलता है। और उसके बाद आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश हुआ। ठीक है, इसका कार्यकाल सबसे लंबा चला, जहां इसने 1320 में स्थापना हुई, वहीं 1414 में यह समाप्त हुआ था। और इसके बाद तुगलक वंश खत्म होने के बाद हम सैयद वंश के बारे में जानेंगे, जिसकी स्थापना 1414 में होती है और 1451 में खत्म होता है। और उसके बाद लोधी वंश आता है जो कि 1451 में स्थापना होती है और 1526 में लोधी वंश खत्म होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ लेते हैं तुगलक वंश के बारे में। दोस्तों तुगलक वंश के बारे में पढ़े तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की जाती है, जिसका दूसरा नाम गाजी मलिक भी कहा जाता है। वहीं इसका शासनकाल 1320 से 1414 तक रहता है। ठीक है, जो तुगलक वंश होता है 1320 से 1414 तक इसका शासनकाल रहता है, जो कि सबसे लंबा शासनकाल था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है दोस्तों, तो अब जान लेते हैं तुगलक वंश में कौन कौन से शासक आए और सबसे प्रतापी शासक कौन कौन थे। दोस्तों अगर बात करें तुगलक वंश के शासक की, तो पहला शासक जिसने तुगलक वंश की स्थापना की वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की, वही 1320 से 1325 तक यह शासक रहा था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है वो 1325 से 1351 तक शासन करता है। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है जो कि 1351 से 1388 तक शासन करता है। तो यह तीन मुख्य शासन करता है। इसके बाद इतना कोई प्रतापी आया नहीं। तो जान लेते हैं एक बार कि कौन कौन क्या क्या हुआ। तो इसके बाद गयासुद्दीन द्वितीय आता है जो कि 1389 में शासन में आता है। और उसके बाद अबू बकर आता है जो कि 1389 से 90 तक शासन करता है। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद आता है जो कि 1390 से 1394 तक शासन करता है। फिर अलाउद्दीन आता है, अलाउद्दीन जो शासन करता है 1394 में करता है। उसके बाद नुसरत शाह आता है जो कि 1395 से 1398 तक शासन करता है। और उसके बाद जो तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है वो होता है महमूद, जो कि 1399 से 1412 तक शासन करता है। और इसके बाद तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह थे तुगलक वंश के शासक। और आज की वीडियो में हम तुगलक वंश के संस्थापक यानी कि जिसने इसकी स्थापना की यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। और कल की वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद सभी की एक बार सेपरेट मतलब अलग से यानी कि कंबाइंड वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले पढ़ते हैं हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। दोस्तों तो आज पढ़ रहे हैं हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जो संस्थापक था तुगलक वंश का, तो इसका दूसरा नाम गाजी मलिक कहा जाता है। तो इसका राज्य अभिषेक 8 सितंबर 1320 में होता है। वहीं इसका शासनकाल 1320 से 1325 तक 5 वर्षों का रहता है। ठीक है, 5 वर्षों का रहता है। वहीं इसकी राजधानी तुगलकाबाद जो कि दिल्ली में स्थित है वहां होती है और इसे गाजी की उपाधि मिलती है जब यह शासन में बैठता है। वहीं इसकी मृत्यु फरवरी 1325 में कड़ा मानिकपुर में हो जाती है। तो यह था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जहां हमने इसके राज्याभिषेक के बारे में जाना, शासनकाल के बारे में जाना, राजधानी के बारे में जाना, उपाधि के बारे में जाना और अंत में मृत्यु के बारे में जान लिया। तो अब जानते हैं इसके कार्यों के बारे में। दोस्तों अब जान लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के कार्यों के बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, यानी कि यह तुगलक वंश का संस्थापक था। वहीं इसके द्वारा कृषि विकास के लिए नहरों का निर्माण कराया गया। अगर आपके पेपरों में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण कराने वाला शासक कौन था, तो यह था गयासुद्दीन तुगलक, जिसके द्वारा नहरों का निर्माण कराया गया पहली बार। इसके बाद इसने डाक व्यवस्था को तीव्रगामी और सशक्त बनाया। ठीक है, जो डाक व्यवस्था थी उसको
तेजी से इसने ग्रोथ दी और इसके अलावा इसने इसे सशक्त यानी कि मजबूत भी बनाया था। इसके अलावा इसने अमीरों से लूटी हुई यानी कि अमीरों की भूमि वापस कर दी। तो अमीर कौन थे? तो जिस पर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बैन लगा दिया था क्योंकि वो इसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, ऐसा उसे लगता था। तो जिस कारण इसने उसके सभी मेलजोलों को बंद कर दिया था उसके पारंपरिक कार्यक्रमों में। तो लेकिन और उससे उन पर कर भी लगा दिया था, ठीक है, उसकी भूमि ले ली थी और जिसके बाद अधिक भूमि थी तो उस पर बेहिसाब कर लगा दिया था। परंतु जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने इनकी भूमि को वापस कर दिया था। इसके बाद इसने सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण भी किया, ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं नहरों का निर्माण, वहीं कुओं का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं और इसने क्या क्या कार्य किए वो जान लेते हैं। दोस्तों इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो लगान था, ठीक है, पहले जो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में लगान था वो 50% कर दिया था उपज का उसने, परंतु इसने 1/10 यानी कि मात्र 10% और 12% ही लगान वसूल किया उपज का। ठीक है, पहले ये था 25%, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी था उससे पहले 25% था, पर अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर दिया था। परंतु जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने जो उपज का लगान देना था तो वह 10% या 12% यानी कि 1/10 या 1/12% हिस्सा ही लेना मतलब अच्छा समझा। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके द्वारा परंतु इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घोड़े दागने और चेहरे लिखवाने की प्रथा को आगे ही जारी रखा गया। ठीक है, अगर घोड़े दागने और चेहरे लिखवाने की प्रथा किसने शुरू की आता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की, वहीं जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने इसे आगे जारी रखा। परंतु इसने जो लगान था, ठीक है, जो कृषि लगान था यानी कि उपज का जो लगान था उसे जो 50% से 10 या 12% कर दिया था। पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले 25% देना होता था, वहीं अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के बाद यह 50% देना होता था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल के बाद यह 10 और 12% ही रह गया था। ठीक है दोस्तों, तो यह थे गयासुद्दीन तुगलक के महत्वपूर्ण कार्य। आशा करता हूं कि समझ आ गए होंगे। समझ आए तो प्यारा सा लाइक जरूर से हिट करना। तो चलिए जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियानों के बारे में। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य अभियान भी किए, जहां उसका पहला सैन्य अभियान था तेलंगाना अभियान। तो जूना खां के नेतृत्व में इसने तेलंगाना विजय की, जिसके बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया गया, जो कि तुगलक वंश का अगला शासक बना। तो जूना खां का नाम किस मोहम्मद बिन तुगलक का नाम कब बदला गया? तो यह तेलंगाना अभियान के बाद बदला गया था। ठीक है दोस्तों, पेपर में आता है तो ऐसा लिख देना हुआ। वहीं इसके बाद इसने तिरहुती विजय की, जो कि मंगोल विजय कहा जाता है जिसे, तो यह विजय भी जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में ही इसके द्वारा की गई थी। इसके बाद इसने अपना तीसरा सैन्य अभियान चलाया, जो कि बंगाल अभियान था। तो 1324 ईस्वी में इसके द्वारा बंगाल अभियान किया गया, परंतु जब यह बंगाल अभियान से वापस आ रहा था तो इसने अपने दरबार के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। तो निजामुद्दीन औलिया जो था उसकी जो प्रचार यानी कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी दिल्ली में, तो जिस कारण इसे लगने लगा कि क्या पता यह मेरे से शासन छीन ले, तो जिस कारण इसने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने को कहा। परंतु इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने उसे एक बात कही, जो कि यह थी कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ था कि दिल्ली अभी दूर है। तो उसने कहा था कि राजा जी यानी कि शासक जी अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, तो यह डायलॉग बहुत पॉपुलर है, कहीं पे पूछा भी जाता है कि दिल्ली अभी दूर है साहब। तो यह जो डायलॉग था यानी कि यह बात किसने की थी? तो यह निजामुद्दीन औलिया ने की थी, जो कि एक सूफी संत था। किसके दरबार का? तो गयासुद्दीन तुगलक के दरबार का। तो इसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु हो जाती है और बहुत लोग मानते हैं कि इस जो उसकी मृत्यु का कारण बना वो निजामुद्दीन औलिया ही बना था, क्योंकि उसके द्वारा ही कहा गया था हुनूस दिल्ली दूरस्त। ठीक है, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। दोस्तों तो जब वो बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था तो मार्च 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर, ठीक है, दिल्ली नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो निजामुद्दीन औलिया था उसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो जिस कारण यह दिल्ली नहीं पहुंच पाता। वहीं अपनी राजधानी जो कि तुगलकाबाद थी उससे 8 किलोमीटर पहले ही यह अफगानपुर एक महल था उसका, तो उसकी अंदर जाता है, एंटर करता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो उसकी छत गिर जाती है इसके ऊपर, जिस
कारण इसकी मृत्यु हो जाती है मार्च 1325 में। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा बनाया जाता है वो तुगलकाबाद जो कि इसकी राजधानी थी वहां बनाया जाता है। तो बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ही इसकी मृत्यु का कारण था, क्योंकि उसके द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। और जब यह घर के अंदर एंटर हुआ, यानी कि महल के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, तो महल तो नहीं कह सकते क्योंकि जो सैनिक मतलब युद्ध करने जाते हैं तो वो जगह जगह पर अपने रुकने के लिए एक तंबू टाइप का बनाए रहते हैं। तो इसी प्रकार का एक तंबू था जिसके अंदर यह एंटर करता है। अफगानपुर का महल जिसका नाम था, तो उसकी छत इसके ऊपर गिर जाती है, जिस कारण मार्च 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं यह महल कितना दूर था तुगलकाबाद से, तो 8 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित था। ठीक है दोस्तों, तो यह था गयासुद्दीन तुगलक का पूरे कार्यकाल यानी कि जीवनी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसके अगले चैप्टर को लेकर। तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।